हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ एमबीबीएस फिजियोलॉजी, जिसमें हम हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हेमेटोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जब कभी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो भाई अगर खून बहने लगता है तो फिर ब्लड को क्लॉट करना है, राइट। सो ये लेक्चर नंबर 3 है। दैट मीन्स ऑलरेडी 2 वीडियोस हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था वेस्कुलर स्पैज्म क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए आप वो पहले दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व्ड अलग अलग फैक्टर्स। ठीक है जी। सो व्हाट इज हीमोस्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस के क्या क्या फेजेस हैं। सबसे पहला होता है वेस्कुलर फेज। वेस्कुलर फेज कह दीजिए या वेस्कुलर स्पैज्म कह दीजिए, राइट। सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। और थर्ड होता है कोएगुलेशन फेज या ब्लड क्लॉटिंग फेज। तो वेस्कुलर फेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। प्लेटलेट फेज, जिसमें मैंने बताया था प्लेटलेट एडहेशन कैसे होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन कैसे होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीजें प्लेटलेट फेज में आती हैं, राइट। ये आपको वेस्कुलर स्पैज्म दिखाया गया है। जैसे कोई ब्लड वेसल कटती है तो लोकल मायोजेनिक मैकेनिज्म्स के कारण और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, जिसके कारण ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है जी। दिस ऑल्सो द एंटायर मैकेनिज्म वी हैव डिस्कस्ड। फिर से क्विकली आपको बता देता हूं। 3 बातें इसमें बताई गई हैं। इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल, जिसमें नंबर 1 पे वेसो कंस्ट्रिक्शन, देयर इज रिलीज ऑफ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड अदर वेसो कंस्ट्रिक्टर्स रिजल्टिंग इन वेसो कंस्ट्रिक्शन। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लेटलेट प्लग, लूज प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो डेफिनेटिव हीमोस्टेटिक क्लॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। सो एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुए। जब प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर के संपर्क में आती हैं, प्लेटलेट्स स्वेल करती हैं, दे एज्यूम इररेगुलर शेप्स, दे सिक्रीट लॉट मेनी केमिकल्स, जिसके कारण और प्लेटलेट वहां इकट्ठी होती हैं, और फाइनली एग्रीगेशन एंड एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स के कारण एक टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है। ठीक है जी। जैसे ही ब्लड वेसल की वॉल इंजर होती है, देयर इज रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। सो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और हम डिस्कस करेंगे इसमें कि एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म एंड इवन द इंट्रिंसिक मैकेनिज्म किस तरह से मिलकर के फिर कोएगुलेशन को एक्टिवेट करवाते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का, वो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मोटे तौर पे 3 चीजें हैं। देयर इज वेसोकंस्ट्रिक्शन, द वेस्कुलर स्पैज्म, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, वो हमने डिस्कस करना है आज। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अहम बात है, हमें अलग अलग तरह के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, राइट, जिसमें प्लेटलेट एडहेशन है, प्लेटलेट एक्टिवेशन है एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन है। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। चलिए जी, मुद्दे की बात पे आते हैं। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन, हम जानते हैं नॉर्मली ब्लड रिमेन्स इन इट्स लिक्विड फॉर्म as long as it is inside the blood vessels. The smoothness of the endothelium of the blood vessel वो उसे क्लॉट नहीं करने देता है, राइट। लेकिन जैसे ही blood is withdrawn from the body, खून शरीर से बाहर निकालेंगे, it thickens and forms a gel, और eventually the gel separates from the liquid, और वही gel जो है that is what is clot, right। अब क्लॉट में क्या है भाई, फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, वो मैकेनिज्म हम देखेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन विच इज इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, आरबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, राइट। सो दैट इज व्हाट इज ब्लड कोएगुलेशन। हमारे ब्लड में प्रो कोएगुलेंट्स भी होते हैं और एंटी कोएगुलेंट्स भी होते हैं, दोनों ही एक ही समय पे मौजूद हैं। प्रो कोएगुलेंट्स विच प्रमोट क्लॉटिंग, एंटी कोएगुलेंट्स which prevent clotting. Now, whether or not the blood will clot, it depends on the degree of balance between the two substances, and generally the anticoagulants predominate and blood doesn't clot, right? More than 50 से ज़्यादा important substances that can cause or affect blood coagulation, they have been found in blood and even in the tissues. सम प्रमोट कोएगुलेशन, जो कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रो कोएगुलेंट्स,
एंड देर आर अदर्स विच इनहिबिट कोएगुलेशन, और जो कोएगुलेशन नहीं होने देते हैं, जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं, राइट, सो दे आर कॉल्ड एंटीकोएगुलेंट्स। हम हेपारिन का जिक्र करेंगे और भी कई सब्सटेंसेस का जिक्र करेंगे इसमें। सो हमने समझा दैट ब्लड हैज प्रोकोएगुलेंट्स विच स्टिमुलेट क्लॉटिंग, ब्लड हैज एंटीकोएगुलेंट्स विच इनहिबिट क्लॉटिंग। द क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉट करेगा या नहीं? द आंसर इज वेदर ब्लड विल कोएगुलेट और इट विल नॉट कोएगुलेट, इट डिपेंड्स ऑन, किस बात पे निर्भर करता है? It depends on the degree of balance between these two groups of substances. In the bloodstream, it is the anticoagulants which normally predominate, so the blood does not coagulate while it is circulating in the blood vessels. लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर हुई, डैमेज हुई, कोलेजन फाइबर्स एंडोथेलियम के एक्सपोज हुए और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, तो ये सारा मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। सो व्हेन अ वेसल इज रप्चर्ड, प्रोकोएगुलेंट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द टिश्यू डैमेज, दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे ओवरराइड द एंटीकोएगुलेंट्स एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। सो यहां हमने क्या समझा? प्रोकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट दोनों प्रेजेंट है। ब्लड क्लॉट करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डोमिनेट क्या कर रहा है। जनरली एंटीकोएगुलेंट डोमिनेट करते हैं और ब्लड स्मूथली फ्लो करता रहता है, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जब ब्लड वेसल रप्चर हुई, कोलेजन एक्सपोज हुआ, ब्लड यहां अपने शरीर से बाहर निकाला, ब्लड ग्लास के संपर्क में आया, कायोलिन के संपर्क में आया, तो फिर वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। नाउ blood clotting में there are several substances which are known as clotting factors or coagulation factors. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की जब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो रोमन न्यूमरल्स में करते हैं। कन्वेंशन हमें फॉलो करना है। क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सीक्वेंस में है ये सारे, राइट? Most of the clotting factors, they are identified by Roman numerals, and those Roman numerals indicate what? Clotting factor 1 जो है, जैसे फाइब्रिनोजन है, ये प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, तो उनको उसी सीक्वेंस में क्यों रखा गया? 1 के आगे 1 ही क्यों है? 2 के आगे 2 ही क्यों है? Because that indicates the order of their discovery. जैसे जैसे वो डिस्कवर होते गए, तो भाई हमने उनका नंबरिंग ऐसे कर दिया। क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। फैक्टर 6 होता है या नहीं होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या एक हाइपोथेटिकल फैक्टर है या नहीं है? आई डिस्कस दैट। सो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, एक्सेलरिन, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरिन, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, विल डिस्कस ऑल दिस फैक्टर्स नाउ। To indicate the activated form of a factor, जैसे मान लो ये है सिंपली फैक्टर 10, ठीक है, और अगर मुझे एक्टिवेटेड 10 लिखना है तो आई राइट 10A, ठीक है। सो टू इंडिकेट एक्टिव फॉर्म ऑफ अ फैक्टर, अ स्मॉल लेटर A इज एडेड आफ्टर द रोमन न्यूमरल। जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ है फैक्टर 8A, तो A क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द फैक्टर 8 या 7 जो भी है। सपोज ये मैंने 8 लिखा और मुझे लिखना है एक्टिवेटेड 8, सो आई राइट इट दिस वे, ठीक है, सिंपल बात। रोमन न्यूमरल्स में लिखना है और सीरियल ऑर्डर में है, और वो ऑर्डर उनका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है ना। अब आ जाते हैं इनके नाम, जो आपको ध्यान रखना है। इनका सोर्स वहाँ कहाँ से रहे? आप देखेंगे ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लिवर बना रहा है। लिवर फाइब्रिनोजन भी बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, लेकिन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स डैमेज्ड टिश्यूज़ या एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से भी आते हैं, या कुछ हमारी डाइट में भी है। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें, है ना, या हड्डियाँ, बोन्स आर द स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम। ओके, सो पहली बात नंबरिंग रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 4 5। पहला क्लॉटिंग फैक्टर है जी फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वी कॉल इट टिश्यू फैक्टर और द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज
calcium ions. Calcium ions are very important. They are involved in many steps of overall hemostasis. Okay. Then factor 5 is proaccelerin, also called labile factor or accelerator globulin. सोर्स देख लीजिए. सबसे पहले का मतलब फाइब्रिनोजन, लिवर. फाइब्रिनोजन व्हेन यू से दैट मींस इनएक्टिव, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा. सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, source liver. Third was tissue thromboplastin, source is damaged tissues and activated platelets. Then next is calcium, source diet, bones, platelets. Next is proaccelerin or the labile factor or accelerator globulin, source is liver as well as platelets. अब देखिए 5 पे खत्म हुए, 5 पे. उसके बाद अगली स्लाइड पे जा रहा हूं तो आपको 7 नजर आ रहा है, 6 नजर नहीं आ रहा. फैक्टर 6 क्यों नहीं है लिस्ट में, सोचिएगा इस बारे में. ठीक है जी, चलो वैसे मैं आंसर बता दूंगा इसी सेशन में. नेक्स्ट फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9. अब इनमें तीनों का सोर्स लिवर आ गया. सो एज आई टोल्ड यू मेजॉरिटी फैक्टर्स लिवर बना रहा है. 7 का नाम क्या है, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर और द स्टेबल फैक्टर और वी ऑल्सो कॉल इट प्रो कन्वर्टिन. सोर्स इज लिवर. This is very important. Factor number 8, anti-hemophilic factor, or we call it anti-hemophilic globulin, or we call it anti-hemophilic factor A. We'll discuss about different types of hemophilia. Hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. Then next 9 is Christmas factor or the plasma thromboplastin component, PTC. Or other name is anti-hemophilic factor B and again the source is liver. Right? फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर क्यों कहते हैं, सोचिएगा. अगली स्लाइड पे चलते हैं. तो ये मैंने एक बहुत अच्छी बुक में से आपके लिए दिया है. पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट्स में देख लीजिएगा. टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया होता है, वहां पे आप जुड़ जाइए. चलिए जी, सीक्वेंस में देखते हैं. फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएक्सेलरिन, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर और द सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. ठीक है जी, ओके. अब सोर्स लिखा है लिवर. अब ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, जब हम सेकंड फैक्टर पे आता हूं मैं, प्रोथ्रोम्बिन पे, सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड रिक्वायर्स विटामिन के. सी, विटामिन के इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं इससे. एंड नेचुरली विटामिन के हमारी डाइट में बहुत कम है, लेकिन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए ये सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन के बनाते हैं. सो डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इज जनरली वेरी रेयर इन ह्यूमंस अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिसमें फैट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे प्रॉपर्ली, या लिवर रिलेटेड कोई समस्या है कि फैट्स का एमल्सिफिकेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो इसकी डेफिशिएंसी जो होती है और फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है. विल टॉक अबाउट विटामिन के एंड इट्स रोल इन डिटेल. नाउ कैल्शियम आयंस, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, सोर्स, राइट. सबके सोर्सेज हैं, ऑलरेडी भी हम लिख चुके हैं. यहां पे भी विटामिन के रिक्वायर्ड है, दैट इज फॉर फैक्टर नंबर 7. फिर ध्यान दीजिए फैक्टर नंबर 9 पे आते हैं, रिक्वायर्स विटामिन के. देन फैक्टर नंबर 10 रिक्वायर्स विटामिन के. सो जहां जहां विटामिन के आया है ये हमें ध्यान रखना है. अब इसके आगे मैकेनिज्म्स लिखे हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये क्या है ये हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है. भाई ब्लड क्लॉटिंग के ना स्टेप्स हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, देन रोल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड देन थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन. ये 3 मेन स्टेप्स हैं. नाउ सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसे बनाने के 2 अलग अलग पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे. ये आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है, एक और बुक में से देखिए, इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं प्रोकोएगुलेंट्स, उनकी कंप्लीट लिस्ट है. सो 1 से लेकर के 13 तक तो हैं, उसके बाद भी हैं कुछ. देयर इज PF1, PF2, PF3, PF4. दिस 13th वन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो हमने ऑलरेडी देख लिए थे 13 के 13. देन PF1 इज प्लेटलेट फैक्टर 1, प्लेटलेट फैक्टर 2, प्लेटलेट फैक्टर 3, प्लेटलेट फैक्टर 4. देयर सोर्स इज ऑब्वियसली प्लेटलेट्स. बाकी सब तो ये सेम ही है. यहां पे उनका फंक्शन भी दे दिया गया है विच वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल. ये कंप्लीट टेबुलर फॉर्म आपको मिलेगी. ये PDF नोट संभाल के रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे. दिस इज फ्रॉम
another book. Fibrinogen, prothrombin, tissue thromboplastin, calcium, labile factor, serum prothrombin conversion accelerator, anti-hemophilic factor, then Christmas factor, which is anti-hemophilic factor B, then Stewart-Prower factor, plasma thromboplastin antecedent और anti-hemophilic factor C. ये वाली बातें भी ध्यान रखनी है. एंटी-हेमोफिलिक फैक्टर C कौन है, एंटी-हेमोफिलिक फैक्टर D कौन है. 13th one is fibrin stabilizing factor. Now see, there is no factor 6, right? There is no factor 6. पहले ऐसा माना जाता था फैक्टर 6 है, लिस्ट बना दी गई, फैक्टर 6 का नाम डाल दिया गया, लेकिन बाद में पता चला ये फैक्टर है ही नहीं कोई. तो फिर आप सोचोगे कि लिस्ट को चेंज करके 7 को 6 क्यों नहीं कर दिया गया. बिकॉज अगर हम ऐसा करते तो वो जो पूरा मेडिकल लिटरेचर छप चुका था और वो सब बातें जो पॉपुलर हो चुकी थी मेडिकल कम्युनिटी में, फिर वो सारी चीज़ें बदलनी पड़ती. तो वो सब चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने 6 को हटा दिया और लिस्ट को फिर एज इट इज रहने दिया. Another list for you people. Factor 6 is no longer referenced, right? It is now believed to be the same substance as activated factor 5. तो factor 6 अलग से exist नहीं करता है. फाइब्रिनोजन सबसे पहला, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है जी. फाइब्रिनोजन व्हेन यू से दैट मींस इनएक्टिव, सो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना पड़ेगा. उसका क्या मैकेनिज्म है दैट विल सी. Prothrombin inactive, it has to be converted into thrombin which will act as an enzyme. और जैसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कोफैक्टर के रूप में काम करता है. कैल्शियम एक कोफैक्टर के रूप में है. प्रो एक्सेलरिन कोफैक्टर, प्रो कन्वर्टिन दैट इज एक्टिंग एज एन एंजाइम. एंटी हेमोफिलिक फैक्टर कोफैक्टर है. देन एंजाइम 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 एंजाइम. Role of all these we have to see when we will talk about formation of prothrombin activator by extrinsic and intrinsic pathways. Right? Another book, procoagulant factor, factor 1, right? Fibrinogen. एंड देन 1A क्या हो जाएगा भाई, जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया तो हमने 1A लिख दिया उसे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रोमन न्यूमरल के आगे आपने स्मॉल लेटर A लगा देना है तो एक्टिव हो जाएगा. फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन. फैक्टर 2A क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ. देन फैक्टर 3, 4, 5 एंड 5A, देन 7 एंड देन 7A. फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं. दिस पर्टिकुलर बुक, it has referred to the property of that particular factor also, right? उसी की continuity है आगे. When you write 7A, that means active form of 7. When you write 8A, that means active form. When you write 9A, that means active. 10A, active. 11A, active. 12A, active. 13A, active. Then some more factors. That is high molecular weight kininogen, HMWK, plasma prekallikrein, plasma kallikrein, von Willebrand factor. Role of all these factors we have to discuss. 13 तो रोमन न्यूमरल्स वाले हैं. ये वो हैं जिनके आगे हमने रोमन न्यूमरल वाला जो है नाम नहीं दिया इन्हें, सिंपली हमने इनके नाम से ही इन्हें लिखा. एंटीकोएगुलेंट्स भी हम पढ़ेंगे आगे. टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर होता है. एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या है, प्रोटीन सी ए, प्रोटीन एस. विल टॉक अबाउट दीज एंटीकोएगुलेंट्स ऑल्सो, उनकी प्रॉपर्टीज. तो अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स का. इस पूरी लिस्ट को आपको याद रखना होगा. एफर्ट लगाइएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएंगे. तो जब ये फैक्टर्स याद हो गए, इसके बाद फिर एक्चुअल मैकेनिज्म आता है ब्लड क्लॉटिंग का, कि ब्लड क्लॉट करेगा कैसे. सबसे पहले बनेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के एक पाथवे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा पाथवे हम पढ़ेंगे दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे. So formation of prothrombin activator is by extrinsic and intrinsic pathway. Then this prothrombin activator, it converts prothrombin into thrombin. That is the second step, conversion of prothrombin into thrombin. And then thrombin acts as an enzyme and converts fibrinogen into fibrin. So these are the three major steps involved in blood clotting. And blood clotting itself is a step of hemostasis. Hemostasis, prevention of blood loss, which involves number 1 vascular spasm, number 2 formation of platelet plug, and number 3
blood clotting. So these are the steps of blood clotting which will be discussed in the next lecture. Right? So I hope you enjoyed the session. Like और share जरूर कीजिएगा. ठीक है जी. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस. कमेंट भी जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, और डिस्क्रिप्शन देख लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा PDF आपके लिए है. बाय बाय, फिर मिलेंगे.